Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of February 2022. तो 18 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। 1000 लाइक्स का हम चलो टारगेट बनाते हैं, है ना, और आप ही लोग मदद कर सकते हैं ये टारगेट पूरा करने में। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे, जस्ट देखो और लाइक कर दो, है ना, आप नंबर्स देखो और 1000 तक पहुँचाने की कोशिश करो। इसके अलावा नीचे हमारी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पेज की लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है वो भी ज्वाइन कर सकता है ना। तो दोज हु वांट दे कैन ज्वाइन। नीचे सारी लिंक्स दी हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के प्रीलिम्स के लिए सवाल, जिनके जवाब अगर आप दें तो आपका प्रीलिम्स के लिए थोड़ा प्रिपरेशन भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करके। सबसे पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। यानी कि आर्टिकल 47 के तहत ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ पीपल को बढ़ाए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, आर्टिकल 47 ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से इनकरेक्ट है, ठीक है ना। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स स्टेट सब्जेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस विद। तो आपको बताना है कि पार्लियामेंट कब लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स में इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। ऑप्शंस आर कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, सेकंड है कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, कंसेंट ऑफ स्टेट्स कंसर्न्ड एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो आपको बताना है कौन से केस में कर सकती है। तीसरा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। दूसरा है, फाइनेंशियल इमरजेंसीज इन ऑपरेशन इंडेफिनिटली टिल द प्रेसिडेंट रिवोक्स इट। तीसरा है, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वन ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। बहुत ही प्यारे 3 क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन है। अगर आप अटेम्प्ट करें तो आपको अच्छा भी लगेगा और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये एकदम रियल टेस्ट रहेगा कि आपको अब आ रही है चीज़ें कि नहीं आ रही है ना। तो इनको अटेम्प्ट करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने बने, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था आर्टिकल 47 के रिगार्डिंग। अब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर आर्टिकल 47 आप पढ़ें तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे, इसलिए इनकरेक्ट कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। तो नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट कोई नहीं है। दूसरा मैंने पूछा कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट कन्वेंशंस के लिए कौन सा आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है और मतलब कि किस तरीके से मिलता है। तो इसका आंसर होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। इसके लिए पार्लियामेंट को किसी स्टेट की कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आर्टिकल 253 अगर आप पढ़े, आर्टिकल 253 अगर आप पढ़े तो ये पावर दी है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है ऐसे मैटर्स में इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इफेक्ट देने के लिए। तो इसके लिए कोई इसको कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती किसी स्टेट की। तीसरा सवाल था इमरजेंसी की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला जैसा इसका स्टेटमेंट है, ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि पार्लियामेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगे तो जब तक प्रेसिडेंट उसको रिवोक नहीं करेगा तो वो इंडेफिनिट टाइम के लिए ऑपरेशन में रहेगी, है ना। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें अप्रूवल नहीं चाहिए होता, केवल पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है नेशनल इमरजेंसी केस में भी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1 एंड 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आपको समझ में आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ आपसे बना होगा, कुछ आपका डाउट भी क्लियर हो सकता है हुआ हो, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इंडिया में वो लास्ट डिकेड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको ये बताना है कि किस तरीके से ये रोड एक्सीडेंट का जो मेनेस है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात ये कि आप लोग अब अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, यू पीपल आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन नाउ, है ना। बहुत अच्छे अच्छे, जैसे इसमें म्यूनिश कुमार हैं, नए 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 स्टूडेंट्स का मैं नाम बता रहा हूँ। म्यूनिश कुमार हो गए, शिखर वर्मा हो गया और
स्वाति मिश्रा हैं, एंड इसके अलावा आरजू ने भी कल आंसर फिर से लिखा था, मैंने पढ़ा था, संकेत का भी आंसर मैंने पढ़ा था। यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, एंड कीप राइटिंग एंड दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, और आप फाइनली जब एग्जाम होगा तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं दे गो लॉन्ग वे इन दैट, है ना। तो कीप राइटिंग दैट, आज का भी आंसर आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। याद रखिएगा, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। DNTs क्या है? डी नोटिफाइड ट्राइब्स, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, सीड इनको बोलते हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोलते हैं, DNTs बोलते हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री दे देता हूँ डी नोटिफाइड ट्राइब्स की। देखो हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी थी, बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जिनको कि उन्होंने क्रिमिनल्स ट्राइब घोषित कर दिया था, ठीक है ना। तो एक्चुअली देयर वाज अ एक्ट, 1871 का एक्ट था जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 बोलते हैं। याद रखिएगा, देयर वाज अ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 जो कि ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, और एक तो उनको जो एक्टिविटीज़ चल रही थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स उनको रोकना था उनको, और इस कारण से उन्होंने बहुत सारी जो ट्राइब्स थी उनको क्या बोल दिया कि भैया ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, ठीक है ना, दीज आर द क्रिमिनल ट्राइब्स। और ऐसा हुआ, तो अब क्या हुआ, उसके बाद जब आज़ादी मिल गई हमको, वी केम फ्री इन 1947, तो उसके बाद फिर हमने बेसिकली हमने क्या किया कि फिर ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स उनको मतलब इन ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में से हटा दिया, वी रिपील्ड दैट। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था वो 1949 में हमने रिपील कर दिया। इसलिए जो ट्राइब्स वहाँ पे नोटिफाइड थी पहले वो डी नोटिफाइड हो गई, मतलब जो क्रिमिनल्स के रूप में नोटिफाइड थी वो डी नोटिफाइड हो गई, इसीलिए फिर इनको इन ट्राइब्स को डी नोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहा जाने लगा। एंड दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्कीम है, ये स्कीम है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द DNTs। इनको कहते हैं डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ कहा जाता है, सीड के लिए, ठीक है ना। स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, तो सीड स्कीम टोटल इसको बोलेंगे, सीड स्कीम। तो अगर आपसे सीड स्कीम पूछे किसके रिगार्डिंग है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। डी नोटिफाइड ट्राइब्स, मैंने आपको जैसा बताया कि ब्रिटिश राज के टाइम में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में लाया गया था, और फिर उसके बाद रिपील कर दिया गया 1949 के बाद उसको एक्ट को, एंड हमने फिर डी नोटिफाइड उनको ट्राइब्स बना दिया। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट ऑफ दीज ट्राइब्स वर बंजारा पीपल, है ना, हु वर निगलेक्टेड, मार्जिनलाइज्ड एंड इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज। तो ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है दे आर मोस्टली मार्जिनलाइज्ड, इकोनॉमिकली सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, है ना। तो ये जो सीड स्कीम है, इस स्कीम के तहत जैसे फ्री कोचिंग, उसके उनके बच्चों को जो फ्री कोचिंग पढ़ाई जाएगी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जाएगा, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें उनके लिए की जाएंगी। पोर्टल भी डेवलप किया जा रहा है बाय द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये स्कीम चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है, तो उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया है जिसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा और फंड्स जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर होंगी, जैसे फ्री कोचिंग एक कंपोनेंट है इसका, फिर हेल्थ इंश्योरेंस एक कंपोनेंट है इसका, लाइवलीहुड इनिशिएटिव जिसके अंतर्गत उनको नौकरी और ये सब पॉवर्टी से उनको किसी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, तो लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स भी हैं। देन हाउसिंग के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा, हाउसिंग के लिए भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना इन सब के तहत कुछ कोशिश की जाएगी कि उनको हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है ना। इसके अलावा ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस सीड स्कीम, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक नई स्कीम को जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है ना, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब ये जो रहेगी ये स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये आपकी 2022 से 2027 तक रहेगी, 2022 से 2027 के लिए। इट विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन के एस्पेक्ट्स
एस्पेक्ट्स को कवर करेगा टू अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन होने के लिए ये बेसिकली स्कीम जो है वो रिलीज़ की गई है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम स्कीम के अंतर्गत जो नॉन लिटरेट्स हैं, नॉन लिटरेट्स ऑफ द एज 15 ईयर्स एंड अबव, याद रखेगा हर स्टेट और यूटी में 15 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर नॉन लिटरेट कैटेगरी में है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है होने वाली कैटेगरी में है, तो उसके ऊपर ये टारगेट करेगी स्कीम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 15 साल से ऊपर के उन व्यक्तियों पर टारगेट करेगी जो कि स्टेट्स यूटीज़ में है और नॉन लिटरेट हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और इसमें बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं कि द टारगेट ऑफ फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का टारगेट रहेगा कि 2022 से 2027 तक, यानी कि 5 साल में लगभग 5 करोड़ लर्नर्स रहें एंड मतलब हर साल कम से कम 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम के तहत, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम के तहत ये सारी चीज़ें कराने की कोशिश की जाएंगी कि उनको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बेसिक चीज़ें पढ़ लें और बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीज़ें तो नहीं कर सके अपने से, ठीक है ना। जो स्कीम है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू वॉलंटियरिज्म थ्रू ऑनलाइन मोड के थ्रू वॉलंटरी बेसिस में किया जाएगा। द ट्रेनिंग ओरिएंटेशन वर्कशॉप फॉर द वॉलंटियर्स में बी ऑर्गेनाइज थ्रू फेस टू फेस मोड। जो ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन है, वर्कशॉप्स हैं, उनको कुछ फेस टू फेस मोड में भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और जितना भी मटेरियल है, रिसोर्सेज है, वो डिजिटली ईजी एक्सेस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे यहाँ पे यही एक ड्रॉबैक भी लगता है मुझे, देखो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का ये एक ड्रॉबैक भी लग रहा है मुझे कि जैसे हर चीज़ ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है ना, ऑनलाइन के चक्कर में जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, है ना। तो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनका क्या है ना, तो देर आर नॉट मेनी पीपल हु हैव ऑल द रिसोर्सेज, हु हैव ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल विद देम। सो ये जो कई बार स्कीम्स हैं ये फिर डिवाइड करने का काम भी कर देती है, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव वही है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है एंड न्यूमरेसी है वो इम्पार्ट की जा सके एंड क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जो है उनको बच्चों को प्रोवाइड किया जा सके, यार 15 साल से ऊपर के लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर किया जा सके, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। कुछ लोग का एजुकेशन जिनका छूट गया है उनको कंटिन्यू किया जा सके उनका एजुकेशन, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इनका स्कूल्स जो रहेंगी देयर विल बी द इम्प्लीमेंटेशन यूनिट फॉर द स्कीम। स्कूल्स विल बी द यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। स्कूल्स टू बी यूज फॉर कंडक्टिंग सर्वेस ऑफ बेनिफिशियरी एंड वॉलंटरी टीचर्स एंड ऑल, है ना। एंड फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा 15 साल से ऊपर के लोगों में। एंड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज़ बनाई जाएंगी जिसमें पता जाएगा, ये निकाला जाएगा कौन से स्टेट ने कैसा परफॉर्म किया है ना, कौन से यूटी ने कैसा परफॉर्म किया है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट्स स्टे ऑन हरियाणा कोटा फॉर प्राइवेट जॉब। अब याद होगा आपको कि हरियाणा ने क्या किया था, 75% रिजर्वेशन कर दिया था इवन फॉर द प्राइवेट जॉब। 75% ऐसी जॉब्स जिनकी 30,000 से कम की सैलरी है वो केवल और केवल लोकल हरियाणा से ही आप हायर कर सकते हैं, लोकल के लोगों को, ये उन्होंने ले आए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ था, जो हाई कोर्ट है वहाँ पे हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया है। और स्टे हटाने से उन्होंने ये कहा कि ये मेरिट पे नहीं हटा रहे हैं स्टे, मतलब कि ये नहीं बोल रहे कि ये हरियाणा ने सही किया कि गलत किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जिस तरीके से ये स्टे लगाया गया था हाई कोर्ट द्वारा वो तरीका गलत है। तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट ऑन द मेरिट्स, वी आर रिमूविंग दिस स्टे नॉट ऑन द मेरिट्स बट द वे इन विच द हाई कोर्ट डेल्ट विद दिस। मतलब कि हाई कोर्ट को अगर कोई भी लॉ के ऊपर स्टे लगाना है तो सफिशिएंट रीजंस देने चाहिए थे, बट चूंकि हाई कोर्ट ने जब स्टे लगाया तो उन्होंने सफिशिएंट रीजंस नहीं दिए। तो उनका ये कहना है कि सफिशिएंट रीजंस मस्ट हैव बीन गिवन। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये द सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस का ये कहना है कि एनी लॉ एवरी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर वाज प्रिज्यूम्ड टू बी लीगल। कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर पास करे इट इज़ लीगल, है ना। कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर पास करे इट इज़ लीगल, और ये तब तक लीगल रहता है जब तक ये बिल्कुल प्राइमा फेसी कोई इलीगैलिटी नहीं दिखाता है। मतलब कि प्राइमा फेसी ही अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिख रहा हो तब तो चलो आपने बोला कि चलो भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये प्राइमा फेसी इलीगल है ना। तो जब तक इलीगैलिटी का कोई क्लॉज वो नहीं कर रहा है तब तक आप उसके ऊपर इस तरह से नहीं लगा सकते ना। तो देयर शुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इलीगैलिटी ऑल्सो। तो वही उन्होंने कहा कि देयर शुड बी मैनिफेस्ट इलीगैलिटी एंड दिस इज नॉट द वे स्टैट्यूट ऑट टू बी डील्ड विद। तो किसी भी लॉ किसी भी स्टैट्यूट के साथ इस तरीके से आप डील नहीं कर सकते कि बिना किसी रीज़न के आप उसके ऊपर स्टे लगा दो या कह दो कि नहीं ये नहीं होगा, है ना। तो वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसने लॉ लाया है, तो उसको उस तरीके से आप नहीं कर सकते।
सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर से स्पीच अनकॉल्ड फॉर सेज इंडिया। अब यहाँ पे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कह दिया भाई, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जो जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी थी और जो जवाहरलाल नेहरू का एक तरीके से कहना चाहिए जो नेहरूज इंडिया था, उसके जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं और जो डेमोक्रेसी है उसका डिटीरियोरेशन हो गया है और पॉलिटिकल प्रोबिटी का डिटोरिएशन हो गया। तो एक टर्म आपको दिखेगा यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोबिटी, यानी कि जो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी पॉलिटिकल पर्सन्स के अंदर होती है, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी विद इन पॉलिटिकल पर्सन। तो पॉलिटिक्स के अंदर जब हम इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी की बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल प्रोबिटी कहलाता है। एंड प्रोबिटी एक टॉपिक भी होगा आपके पूरे एथिक्स का, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोबिटी इन गवर्नेंस एंड ऑल दिस इज अ टॉपिक ऑल्सो, तो आप पढ़ेंगे इसको। तो पॉलिटिकल प्रॉबिटी की जो कमी है वो उसके ऊपर इन्होंने कमेंट कर दिया और कहा कि भैया काफ़ी डिटीरिएशन हो गया है इंडिया का इन ऑल दीज आर द थिंग्स विच वाज सेड दैट, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे इंडिया ने इसका काफ़ी अपोज भी किया, उन्होंने कहा कि भैया आपने बोल कैसे दिया, है ना। तो ये अब देखो ये उनको अब ये सॉरी फील कर रहे हैं, इनका अगर आप मुंह देखो तो समझ में आएगा आपको कि ये थोड़ा सॉरी फील कर रहा है आपकी क्यों ऐसा बोल दिया मैंने, है ना। तो वैसे ही होता है, पहले तो आप मुँह खोल देते हो फिर बाद में आपको बुरा लगता है। आगे देखते हैं और कौन सी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। तो विशाखापट्टनम और विजाग टू कम अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट फॉर फ्लीट रिव्यू। तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू होने वाला है, इंडियन नेवी का प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू होने वाला है और मिलन 2022 एक्सरसाइज होने वाली है, मिलन एक्सरसाइज जिसमें लगभग 46 नेवी जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो इन सब के चलते जो विशाखापट्टनम और विजाग वाला रीजन है उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है एक छावनी में, 5,000 से ज़्यादा की फोर्सेज जो है वहाँ पे लगाई जा रही हैं, है ना। तो प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू एंड मिलन जो 2022 एक्सरसाइज है वो विजाग में होने वाली है और वही कारण है कि यहाँ पे इतने सारे जो कहना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सारी यहाँ पे आई हैं। मैप ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो मैप ऑफ द डे मैंने लिया है वो लिया है सहेल रीजन का। तो लेट मी शो यू दैट। तो अगर आप सहेल रीजन देखें तो जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, दिस इज़ हाउ द सहेल रीजन इज़। तो सहेल रीजन एक्चुअली में जो सहारा वाला रीजन है उसका जो सदर्न पोर्शन है ना उसको हम बोलते हैं, जो सहारा का रीजन है ना, सहारा डेजर्ट का, उसका जो सदर्न पोर्शन है उसको पूरा हम सहेल रीजन बोलते हैं। यहाँ कहीं आपका सहारा है, उसके सदर्न पोर्शन में आपका ये जो कंट्रीज़ है ना अफ्रीका में, ये सारी आपके सहेल रीजन के अंदर आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये मैप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से रीजन हैं। तो सहेल के अंदर आपका आता है ये माली वाला रीजन आता है, नाइजर वाला पार्ट आता है, चैड वाला पार्ट आता है, बुर्किना फासो का पार्ट आता है, नाइजीरिया का पार्ट आता है, कैमरून का पार्ट आता है, सेनेगल आता है, गैम्बिया आता है, गिनी आता है, देन यहाँ पे मॉरिटानिया आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आपके सहेल रीजन में है, आप इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, है ना। सदर्न पार्ट ऑफ जो सहारा है, बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ सहारा को हम कहते हैं कि ये सहेल रीजन का पार्ट है। फिर से नोट कर लीजिए, मॉरिटानिया, माली हो गया, नाइजर हो गया, चैड हो गया, नाइजीरिया हो गया, कैमरून हो गया, बुर्किना फासो हो गया, गिनी हो गया, गैम्बिया हो गया, सेनेगल हो गया, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डाकार आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे उसका रीजनल ऑफिस भी है, सहेल का रीजनल ऑफिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपको बताना ज़रूरी था। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल ऑफ द डे में आते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, इंडिया हैज़ स्टिल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन रोड सेफ्टी। अब ये जो आर्टिकल है इसमें सर का ये कहना है कि दिस आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग द रोड एक्सीडेंट्स एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये जो है वो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड है। सबसे पहली बात सर ने कही कि जैसे कि 2010 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आफ्टर कंसीडरिंग द अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स fatalities adopted the global plan for the decade of action for road safety 2011 to 2020। तो ये उन्होंने अडॉप्ट किया था, यूएन ने अडॉप्ट किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही अडॉप्ट किया था। 2011 से 2020 उसको रोड सेफ्टी के लिए एक्शन प्लान डिकेड घोषित किया था और ये कहा था कि 2020 तक रोड एक्सीडेंट जो हैं वो 50% तक रिड्यूस कर देंगे। टिल 2020 द रोड एक्सीडेंट्स फैटेलिटीज़ मस्ट डिक्रीज बाय 50%, दिस वाज द टारगेट। लेकिन हुआ क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, द फैटेलिटीज़ हैव इंक्रीज्ड। तो अगर आप देखें ओवरऑल तो डिक्रीज़ का टारगेट ज़रूर था 50% रिडक्शन का,
लेकिन रिडक्शन नहीं हुआ, उल्टा इंक्रीज़ हो गया है ना। इसके बाद 2014 में कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, जिसको चेयर कर रहे थे KS राधाकृष्णन, उस समय का ऑनरेबल जस्टिस थे। एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्टिव्स भी इशू किए थे, है ना, 2017 में, कि भैया हर स्टेट एक स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल बनाएगी, एक लीड एजेंसी बनेगी, रोड सेफ्टी फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं वो किए जाएंगे, ब्लैक स्पॉट्स का रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, एडॉप्शन ऑफ ट्रैफिक कामिंग मेजर्स यूज़ किए जाएंगे, कंडक्टिंग रोड सेफ्टी ऑडिट्स, देन एक्विजिशन ऑफ रोड सेफ्टी इक्विपमेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रॉमा केयर सेंटर्स, इंक्लूजन ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन इन द एजुकेशन करिकुलम। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट की थी, लेकिन ये सब चीज़ें होने के बावजूद जो नंबर हैव इंक्रीज। केवल 2020 में आपको थोड़ा कम नंबर देखने को मिलेगा, दैट वाज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल, है ना, तो वो तो लॉकडाउन के कारण था। तो ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट। तो सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988, मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 को अभी रिसेंटली पार्शली अमेंड किया गया 2019 में, जिसमें कि इन्हांस्ड वायलेशंस के ऊपर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स लेकर के आई थी गवर्नमेंट। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने कि ये जो इंक्रीज़ है फीस में, वायलेशन फीस में ऑल, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं की है। उनका ये कहना है कि भैया अभी हम नहीं कर सकते बिकॉज द फीस इज़ टू मच फॉर अ ऑर्डिनरी सिटीजन टू पे। सेकंड इनका जो रीज़न है वो है कि इन्फोर्समेंट मैन पावर जो अवेलेबल है वो इनसफिशिएंट है। अब हर जगह इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तो है नहीं, ITMS जिसको हम बोलते हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कैमरे से फोटो खींच करके आपके घर तक चलाना जाता है, ये सारी चीज़ें ये ITMS में आता है, यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। बट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी अभी नेसेंट स्टेज पे है, और दूसरा जो मैन पावर लगनी है इसके लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, वो बहुत ज़्यादा इमेंस मैन पावर चाहिए और उतनी मैन पावर नहीं है। तो एक इशू, ये बहुत बड़ा इशू है रोड सेफ्टी एक्सीडेंट्स में। तीसरा है, देयर आर इनएडिक्वेट फंड्स फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स। जो इसमें ब्लैक स्पॉट्स होते हैं रोड्स में एंड ऑल, जो अंधे मोड़ होते हैं, ब्लैक स्पॉट गड्ढे होते हैं, उन सबको सही करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी इतना फंड भी नहीं है रेक्टिफिकेशन के लिए कि हम सारे ब्लैक स्पॉट्स रोड के ठीक कर सकें। इसके अलावा चौथा जो रीज़न है वो सबसे पहले तो ड्राइवर्स जो अब आजकल आ रहे हैं वो बहुत ही घटिया ड्राइवर्स आ रहे हैं। घटिया ड्राइवर्स मतलब कि देखो क्या होता है कि आजकल जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना सबसे आसान काम हो गया मुझे लग रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो जाते तक नहीं हैं और उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, मतलब दे डोंट इवन गो टू द ऑफिसेज एंड दे गेट देयर ड्राइविंग लाइसेंस एट इन देयर होम। तो ये भी चीज़ें चल रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रोसेस इतनी आसान नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ड्राइवर है उसी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है, किसको ड्राइविंग आती, किसको नहीं आता, कौन गाड़ी लेके निकल जाए, कौन गाड़ी लेके ना निकल, ये सारी चीज़ जो है देखने वाली बात है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि जो ड्राइवर्स है वो भी बहुत ही अनसेफ है। इसके अलावा रोड्स अनसेफ है, सबसे बड़ी बात चैलेंज है वो ड्राइविंग स्किल और ड्राइवर्स तो ही है। दूसरा, रोड्स भी काफ़ी मतलब जिनका कंस्ट्रक्शन होता है, स्टैंडर्ड रिटन या रिगरस कोई प्रैक्टिकल टेस्ट भी नहीं होता, और रोड्स पूरी अनसेफ चल रही हैं, इसलिए अनसेफ रोड्स ही हैं। तो कुल मिलाकर के जो ऑथर का कहना है कि रोड्स भी अनसेफ है, और दूसरा कि जो ड्राइवर्स हैं वो रोड्स को और ज़्यादा अनसेफ बना देते हैं, इस तरीके के जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है। और ऑथर ने ये भी कहा है कि जो 2/3 जो विक्टिम्स हैं ऑफ द रोड फैटेलिटीज़ दे आर 2 व्हीलर ड्राइवर्स। अब देखो, आप लोग जब गाड़ी चलाते होंगे, जिससे कभी आपने रियलाइज़ किया होगा, सपोज यू आर ड्राइविंग अ 4 व्हीलर, आपने रियलाइज़ किया होगा कि जो 2 व्हीलर वाला व्यक्ति होगा वो कहीं से भी ऐसे घुस जाएगा, यहाँ से घुस जाएगा, ये मतलब उस व्यक्ति ने अपनी जान आपके हाथ में सौंप दी। उसने, उसका ये कहना है कि मैं ध्यान नहीं दूंगा, तू देख ले, है ना, तू मेरे को बचा सकता हो तो बचा ले। तो कुल मिलाकर मैं कई बार रियलाइज़ करता हूँ कि जैसे 2 व्हीलर में लोग अमूमन ऐसे चलाते हैं जैसे उनको ये लगता है कि तुम देख लो भैया, अगर तुम मुझे बचा सको तो बचा लो, अदरवाइज मैं तो ध्यान नहीं देने वाला हूँ, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, है ना। तो वो यहाँ से मोड़ के यहाँ से घुसेड़ देगा। अगर उसको 1 मिनट का पेशेंस नहीं लोगों में कि वो कोशिश करेगा कि ऐसे निकल जाऊँ, मैं कोशिश करेगा मैं ऐसे निकल जाऊँ, लेकिन 1 मिनट का पेशेंस नहीं कि हाँ ठीक है यार, अभी आगे रोड क्लियर होगी तो मैं सीधे सीधे चलाऊंगा ना अपनी। जैसे लिखा रहता है ना, लेन ड्राइविंग इज सेफ ड्राइविंग, तो आप लेन ड्राइविंग तो करते नहीं, आप यहाँ जाते हो, फिर कभी यहाँ जाते हो, फिर कभी यहाँ जाते हो, कभी उल्टा चले आते हो, कभी ऐसे कहीं से भी घूम जाना है, और आपको रियलाइज मतलब फिर बाद में जो यही रियलाइज़ होता है कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जान की पूरी जिम्मेदारी इस पीछे वाली गाड़ी ने अपने हाथ में ले रखी है ना। दैट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ जो है ऑथर ने वो सब बताया। इसके अलावा ऑथर ने ये बताया कि जैसे अभी रिसेंटली IRAD यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज शुरू कर रही है, जिसमें जो ये डेटा कलेक्शन होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा।
तो ये रहेगा आपका इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का रहेगा। डेटा इज़ द की, डेटा भी इकट्ठा करना ज़रूरी है, रीजन्स पता होने चाहिए कि कौन सा हॉटस्पॉट रीजन है कौन सा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इससे पता चलती है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है एचिंग अ ट्रेड लाइन बियॉन्ड ऑयल। ये आर्टिकल लिखा गया है यूएई के साथ हमारे रिलेशनशिप के ऊपर। तो सबसे पहले तो ऑथर ने बताया कि किस तरीके से इंडिया मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ एफटीए रिजीम, एफटीए की तरफ हम मूव कर रहे हैं जिसमें हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज़ के साथ करना चाहते हैं। तो ऐसे में ऑथर ने यहाँ बात की कि इंडिया को ज़रूरत है कि यूएई के साथ एक एफटीए साइन करे और अपनी जो ट्रेड है, जो डील है, उसको आगे बढ़ाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लिए यूएई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएई एक तो हमारे लिए मार्केट की तरह काम कर सकता है जहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, यूएई जो है वो मेंबर है बहुत सारे ग्रुप्स का, जैसे कि यूएई गाफ्ता का मेंबर है ना। आपको पता होगा कि जो ये गल्फ कंट्रीज है इनका अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। देयर इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग देम एज वेल, तो इसको गाफ्ता बोलते हैं। तो कुछ लिखा है ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया, ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया। तो ये जो रीजन, इसमें जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, है ना। तो अब क्या है कि ये सारे का अगर हमको यूज़ करना है, अगर हमको प्रॉपर इनके पार्टनरशिप इनके साथ बढ़ानी है, तो हम यूएई के साथ अगर टारगेट करें तो यूएई के बाद हम बाकी को टारगेट कर सकते हैं। और यूएई में हमारा ना केवल एक्सपोर्ट बढ़ सकता है बल्कि यूएई हमको एक्सेस दे सकता है टुवर्ड्स द सऊदी अरेबिया और सऊदी के साथ हमारी जो फ्रेंडशिप है उसको और आगे बढ़ा सकता है ना। तो हमने स्टेप्स उठाए हैं, जैसे हमने वहाँ के जो प्रिंस थे उनको, क्राउन प्रिंस को इनवाइट किया था इंडिया में, है ना। तो वो चीफ गेस्ट के रूप में भी थे। इनफैक्ट जिस साल वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे उस साल मैं आई थिंक वहीं पे था, जब वो आए थे चीफ गेस्ट के रूप में, तो आई वॉज देयर, है ना। तो आई विटनेस दैट वॉज वेरी गुड, दैट वॉज अ वेरी गुड इवेंट, है ना। तो आप याद रख सकते हैं एफटीए जो है इंडिया और यूएई के बीच में बहुत सारे रिलेशंस को, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को ओपन कर देगा, चाहे वो ऑयल में हो, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो दूसरे फील्ड्स में हो, चाहे वो हैंडलूम्स में हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स में हो, चाहे टेक्सटाइल्स में हो, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और केवल यहाँ पे केवल ऑयल नहीं है कि हमको सिर्फ ऑयल में अपनी पार्टनरशिप को बढ़ानी है, हमको हर फील्ड को अब आजमाना है, चाहे वो नॉन हाइड्रोकार्बन सेक्टर हो चाहे हाइड्रोकार्बन सेक्टर हो, कहीं पे हमको छोड़ना नहीं। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ओवरऑल, आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो आर्टिकल है यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, प्लेनेटरी एडजस्टमेंट। यहाँ पे ऑथर ने कुल मिला के ये कहा कि हमको एनर्जी ट्रांजिशन करना पड़ेगा अगर हम अपने प्लानट को बचाना चाहते हैं, और प्लानट से ज़्यादा अगर हम लोगों को बचाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सारी चीज़ चाहते हैं तो हमको एनर्जी ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक GAIA हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ गाया हाइपोथेसिस जो ये लिखा है इसका मतलब क्या है। तो गाया हाइपोथेसिस कहता है कि मैं आपको लिखकर दिखाई देता हूँ, लेट मी शो यू। मैंने नोट्स बनाए थे अभी, तो ये मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला हुआ था आज। ये देखो इस तरीके से शॉर्ट वो बना करके मैंने इंस्टाग्राम में डाला है। तो आप लोग इसको इंस्टाग्राम पेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो ये जो गाया हाइपोथेसिस है ये जेम्स लवलॉक ने दिया था। जेम्स लवलॉक गिव दिस हाइपोथेसिस, और इसको गाया थ्योरी, गाया पैराडाइम या गाया प्रिंसिपल भी कहा जाता है। और इट प्रपोजेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद देयर इनऑर्गेनिक सराउंडिंग्स ऑन द अर्थ टू फॉर्म अ सिनर्जिस्टिक एंड सेल्फ रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इसका मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो इनऑर्गेनिक सराउंडिंग है उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, जो कि जो कंडीशंस हैं लाइफ ऑन अर्थ को उसको उनको और परपिचुएट करती हैं। मतलब कि जो ये ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ जो मतलब कहना चाहिए सिनर्जी है या उसके साथ जो इंटरैक्शन है वो हेल्प करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंडीशंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। वो और ज़्यादा परपिचुएट करती हैं उन कंडीशंस को ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये है गाया हाइपोथेसिस या गाया फिलॉसफी या गाया पैराडाइम है, गाया प्रिंसिपल, इसको याद रखिएगा। जेम्स लवलॉक ने इसको दिया था। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना है। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु सेज नो इन सुप्रीम कोर्ट टू न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। अब आपको पता होगा कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने का डिसीजन लिया गया था, और तमिलनाडु में के थेनी रीजन में, थेनी वाला रीजन है जहाँ पे एक वेस्टर्न घाट्स में थेनी डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात चल रही थी। प्रपोजल था कि इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है वो वहाँ पर आएगी। तो अब तमिलनाडु का कहना है कि जो थेनी का रीजन है वो वेस्टर्न घाट्स का फ्रेजाइल टाइगर कॉरिडोर वाला रीजन है,
है, तो ऐसे में वहाँ पे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाया जाना संभव नहीं होगा और सही भी नहीं होगा। ऐसा सजेस्ट किया है किसने? ऐसा सजेस्ट किया आपके तमिलनाडु ने। इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई इस तरीके से चीज़ें मत करिए और वी विल नॉट बी एबल टू मेंटेन दैट, तो ये कहा गया है। अब थोड़ा सा मैं आपको न्यूट्रिनोज के बारे में बता दूं, तो जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको पता है कि एटम्स बनाते हैं। न्यूट्रिनो भी इसी तरीके के टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, बट ये एटम का पार्ट नहीं होता, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एटम। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में इसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन द नेचर्स, ठीक है ना, नेचर में रहते हैं। तो अब कुल मिला करके यहाँ पे आप देख लीजिए, न्यूट्रिनो हैज़ अ वेरी टाइनी मास एंड नो चार्ज। याद रखिएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल मास होता है न्यूट्रिनो के अंदर और कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रिनो हैज़ अ वेरी टाइनी मास एंड इट हैज़ नो चार्ज। इट इंटरेक्ट्स वेरी वीकली विद अदर मैटर पार्टिकल्स। इट इंटरेक्ट्स वेरी वीकली विद अदर मैटर पार्टिकल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही ये वीकली इंटरेक्ट करता है मैटर पार्टिकल्स के साथ। एंड इट इज़ सो वीक दैट एवरी सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज trillions of neutrinos fall on us and fall pass through our bodies unnoticed. So that is the thing which is important, इसको याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और न्यूट्रिनोज का याद रखिएगा कि नेग्लिजिबल मास होता है और बिल्कुल चार्ज तो बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र। तो इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? वो महाराष्ट्र में इनॉग्रेट हुई है। इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेट हुई है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये इट विल बी कनेक्टिंग द नवी मुंबई एरिया टू द मेनलैंड मुंबई। नवी मुंबई एरिया को मेनलैंड मुंबई से कनेक्ट करेगा। एंड दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। नवी मुंबई एरिया को मेनलैंड मुंबई से कनेक्ट करने का काम करेगा। इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस है जो कि इनॉग्रेट हुई कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फ्रांस टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम माली आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे फ्रांस जो है वो माली से अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करने वाला है। और फ्रांस ने अनाउंस किया है कि दैट इट विल बी विड्रॉइंग इट्स ट्रूप्स फ्रॉम माली ओवर अ ब्रेकडाउन इन रिलेशंस विद द कंट्रीज रूलिंग जंटा। तो यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे रूलिंग जो मिलिट्री जुंता है उसके साथ उनका रिलेशन ठीक नहीं है, और दैट इज़ द रीज़न वाई 10 सालों के बाद फ्रांस वहाँ से अपनी फोर्सेस को हटा लेगा। और फ्रांस वहाँ पे एक्चुअली जिहादिस्ट इंसर्जेंसीज के अगेंस्ट लड़ रहा था, लेकिन अभी भी वो जिहादिस्ट जो इंसर्जेंसी है वो अभी भी वहाँ पर है, वेस्टर्न अफ्रीका नेशन में है, लेकिन अब फ्रांस वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लेगा। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो अ मिरेकल क्योर अगेंस्ट HIV। तो अभी रिसेंटली हुआ ये है कि एक मतलब कॉम्बिनेशन हुआ है जिसमें कि बोन मैरो का ट्रांसफ़र हुआ है एक ऐसे व्यक्ति के थ्रू जिसके अंदर एक स्पेशल म्यूटेशन होता है। तो HIV के 2 केसेस ऐसे देखने को मिले जहाँ पे वो क्योर हो गया है, लेकिन उस क्योर के लिए एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है फ्रॉम डोनर्स हु कैरीड द म्यूटेशन, जिसको हम बोलते हैं CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन। CCR5 डेल्टा 32, याद रखिएगा, CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन। ये म्यूटेशन जिस व्यक्ति में है उसका बोन मैरो ट्रांसफ़र किया जाएगा टू अ HIV पेशेंट और फिर वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली द क्योर। और एक और चीज़ आपको बता दें कि जब आप स्टेम सेल ट्रांसफ़र करते हैं, सपोज आप स्टेम सेल ट्रांसफ़र किए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और उनके इम्यून सिस्टम में आपने सोचा कि उसका जो स्टेम सेल है वो रिप्लेस कर देगा उसके इम्यून सिस्टम के स्टेम सेल को, तो इसमें एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, क्योंकि क्या होता है बॉडी उसको फॉरेन की जैसे ट्रीट करती है और ये जो फॉरेन के जैसे ट्रीट करते हैं तो उसको ही डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है, तो इसको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ बोलते हैं। तो ये भी आपको 2 चीज़ें मुझे बतानी थी इस आर्टिकल में से। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। बहुत ज़्यादा अभी ग्राउंड ब्रेकिंग इसको हम नहीं मान सकते चीज़ को, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले 3 टेस्ट बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, 3 वर्च्यूज़ होनी चाहिए। फर्स्ट, ही मस्ट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सर्विस विद ह्यूमिलिटी। तो सबसे पहले उसके पास उसके अंदर एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसने बहुत सर्विस दी हो विद ह्यूमिलिटी, दैट टू विद ह्यूमिलिटी, ठीक है ना।
दूसरा है अ कमिटमेंट टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट। जैसे कि यहाँ पे पंडित नेहरू का एग्जांपल दिया कि पंडित नेहरू वाज वेरी मच इंस्टीट्यूशनल मैन, मतलब कि उनको इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू पता थी। उनको पता था कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है अगर वो अपनी वैल्यू लूज़ कर गए तो डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ विल लूज इट्स वैल्यू, है ना। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का अपहोल्ड करना डेमोक्रेसी को बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ डेमोक्रेसी। तीसरा जो है मतलब कि तीसरा जो वर्च्यू है दैट इज़ द वर्च्यू ऑफ अ लेगेसी, मतलब कि क्या लेगेसी आप छोड़ के जा रहे हो, आप जो चीज़ें करके जा रहे हो क्या उसको फ्यूचर में फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो पंडित नेहरू की जो लेगेसी वो हम सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स यू कैन से डेफिनेटली। क्योंकि आप अगर आप चीज़ें देखें जैसे कि यहाँ पे एक डेमोक्रेसी जब 1947 में हमको मिली, यानी कि हम जब फ्री हुए, दैट वाज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, और उस समय बहुत ही मुश्किल था इन ऑर्डर टू होल्ड द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होल्ड करना। और ऐसे में डेमोक्रेसी को उन सालों से निकाल के ले आना, उन सभी वर्षों में इस तरीके से कठिनाइयों के टाइम पे निकालना, दैट वाज अ बिग टास्क। एंड वो चीज़ यहाँ पे पंडित नेहरू ने करके दिखाई। वॉज वेरी लर्नड मैन, ही वॉज वेरी एजुकेटेड मैन, और काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं जो कि हम और आप पढ़ सकते हैं। And once you read them then you will realize the importance, the potential and the intelligence of that person, है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग एज वेल। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के दो उसमें मेन फंक्शंस रहते हैं। एक तो उनको एक्सट्रोवर्ट फंक्शन उनका रहता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब कि सब गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ इंटरेक्ट करना, सबके साथ इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें करना। दूसरा उसका इंट्रोवर्ट फंक्शन में रहता है कि जैसे उसने इंटरेक्ट किया, सब कुछ समझा, उसके बाद फाइल्स पे वो क्या कर रहा है, मतलब फाइल्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है, किस तरीके से अकेले में जब वो उनको मूव कर रहा है तो क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, क्या टीप दे रहा है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। और आई होप आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो दैट इज़ इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।